हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी का पेपर, सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आप लोगों की तैयारी कैसे है। ठीक है, कितना आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, ये आज इस सैंपल पेपर के माध्यम से आपका पता चल जाएगा। तो बच्चों, इस YouTube चैनल पे मैंने क्या किया है, एक सैंपल पेपर पहले ही अपलोड हो चुका है। ये जो है सीयूटी का सेकंड सैंपल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये सेकंड सैंपल पेपर है, इस पे गलती से फर्स्ट लिख दिया बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, सेकंड सैंपल पेपर है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये सेकंड सैंपल पेपर है। तो पेपर का मैं पैटर्न दोबारा डिस्कस कर देता हूं, यानी आप याद रखिएगा पॉलिटिकल का जो पेपर होने वाला है आप लोगों का, ये आपका 45 मिनट का होने वाला है। आप याद रखिएगा जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट आपका 45 मिनट का होने वाला है। तो पेपर आपका 45 मिनट का होने वाला है, 45 मिनट्स, और आपके 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में आप लोगों को बच्चों, इस सैंपल पेपर या आपका जो पेपर होगा, इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों, अगर आपका कोई एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो -1 क्या हो जाएगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप संभल कर चलिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर डिस्कशन। अब बात करते हैं, चलो क्वेश्चन पे किस टाइप के क्वेश्चंस है बच्चों। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। आप सभी को पता है नाटो एक सैन्य संगठन है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया था। नाटो की जो स्थापना हुई थी बच्चों, ये हुई थी 1949 में। ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और इसके सदस्य देश कितने हैं बच्चों, 12 हैं। और नाटो का आप लोगों को उद्देश्य तो मालूम है, नाटो का उद्देश्य क्या है कि अगर किसी इन 12 में से किसी एक भी देश पर आक्रमण होता है तो ये सभी देश समझेंगे हम पर आक्रमण हो रहा है और उस देश के विरुद्ध क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। तो बच्चों वो कौन सा देश है, भारत। तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, वह आंदोलन जिसने 9 स्वतंत्र देशों को गठबंधन से बाहर रखने का अवसर दिया था, यानी वह कौन सा आंदोलन था जिसने क्या किया, देशों को ना नाटो और ना वार्सा का सदस्य बनने में ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है ना, वो कौन सा ऑप्शन था। तो हमें आप सभी को पता है कि वो था नेम, यानी गुट निरपेक्ष, इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या था कि इसके अंतर्गत ना ही अमेरिका में और ना ही सोवियत संघ में जो 9 स्वतंत्र देश थे जो अभी अभी आजाद हुए थे, वो अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने तीसरा विकल्प चुना जिसे कहते हैं नेम या गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विकास के लिए नई व्यापार नीति की ओर नामक जो रिपोर्ट है किसके द्वारा लाई गई थी। ठीक है ना, विकास के लिए क्या है, विकास के लिए नई व्यापार नीति, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा लाई गई थी। तो बच्चों ये जो रिपोर्ट है ये लाई गई थी आपका संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, इस रिपोर्ट को पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अप्रसार संधि, हम ऐसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि के अनुसार एक परमाणु हथियार संपन्न राज्य जिसने पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और विस्फोट किया था, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे कि परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत जिन जिन देशों ने क्या किया था, 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है, वो क्या है, परमाणु संपन्न देश है। वो कौन से हैं, परमाणु संपन्न देश है। तो ये कहा गया था इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध का अंत, यानी दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और किस चीज का प्रारंभ हुआ था। सभी को पता है 1939 से लेकर 1945 के बीच सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। ठीक है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, दुनिया में शीत युद्ध आरंभ हुआ था। जो शीत युद्ध था वो क्या हुआ था बच्चों, आरंभ हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आप सभी को पता है शीत युद्ध का बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है,
कि जो नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का गठन तीसरी दुनिया के देशों द्वारा किया गया था। हाँ ये ठीक है, क्योंकि पहली दुनिया अमेरिका को कहा जाता है, दूसरी दुनिया सोवियत संघ को, और तीसरी दुनिया जो कहा जाता है बच्चों वो नेम या गुट निरपेक्ष आंदोलन को कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन के पीछे आखिर मकसद क्या था, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दो ध्रुवीयता को क्या देना? चुनौती देना, क्योंकि एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, तो इन दोनों को चुनौती देने का काम कौन कर रहा था? नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका बच्चों यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता का नाम क्या है? आप सभी को पता है क्यूबा मिसाइल संकट 1961 में क्या हुआ था कि सोवियत संघ ने क्या किया था? क्यूबा पर परमाणु हथियार तैनात करने की बात कही गई थी। 1962 में उसने क्या कर दिया था? परमाणु हथियार रख दिया था। इस बात की खबर अमेरिका को 21 दिन बाद पता चली थी। तो क्यूबा मिसाइल इसमें बोल रखा है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो बच्चों कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। याद रखिएगा, निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के नेता थे, ठीक है ना, और फिदेल जो कास्त्रो थे वो क्यूबा के नेता थे। सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव और फिदेल कास्त्रो थे उसके क्यूबा के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में इस्पात संयंत्रों के लिए सहायता एवं तकनीक सहायता देने वाला देश, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो क्या करता है? इस्पात संयंत्रों में हमारी सहायता की है, ठीक है ना, और मतलब टेक्नोलॉजी में भी क्या करता है? भारत की सहायता करता है। तो वो देश है बच्चों यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ। अब तो इसे क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था? तजाकिस्तान सोवियत संघ का ही एक राज्य है जो लगभग 10 सालों तक क्या रहा था बच्चों? गृह युद्ध की चपेट में रहा था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, सोवियत रूस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा था? मतलब सोवियत संघ का वो पहला देश कौन सा था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? तो वो देश था बच्चों लिथुआनिया। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिथुआनिया जो देश था जिसने सबसे पहले सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लिथुआनिया की संसद ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो मार्च 1990 में की थी बच्चों। ये जो है मार्च 1990 में लिथुआनिया की संसद ने क्या किया था? अपने आप को स्वतंत्रता घोषण या स्वतंत्र घोषित किया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न बच्चों 12वां प्रश्न, वार्सा क्या है? आप सभी को पता है अमेरिका द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन क्या है बच्चों? वार्सा है। मैंने आपको बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ क्या था कि अमेरिका ने नाटो की स्थापना करी और सोवियत संघ ने वार्सा की स्थापना करी। वार्सा की स्थापना हुई थी 1955 में, सदस्य देश है 15, ठीक है ना, और इसका उद्देश्य क्या है? नाटो का मुकाबला करना, ठीक है, नाटो का मुकाबला करना वार्सा का उद्देश्य है, ठीक है। तो यहां बोल रखा है आखिर भाई वार्सा संधि थी क्या? तो आप सभी को पता है वार्सा संधि क्या है? एक सैन्य संगठन है या सैन्य गठबंधन है, ठीक है, जिनमें 15 देश शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व शक्ति के तीसरे विकल्प के रूप में कौन उभरा? जैसे आप सभी को पता है अमेरिका उभर रहा है, सोवियत संघ भी उभरा, यानी एक महाशक्ति अमेरिका है, दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ है। तो तीसरे नंबर पे अब कौन देश उभर कर सामने आ रहा है? तो वो आ रहा है चीन, ठीक है ना। तो चीन आने वाली नई भविष्य की महाशक्ति है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, चीन के 4 आधुनिकीकरण में क्या शामिल नहीं था? आप सभी को पता है कि लगभग 1973 में जो दलाई लामा थे, दलाई लामा नहीं, चाओ एन लोई के नेतृत्व में क्या किए गए थे? विकास के 4 रास्ते रखे गए थे, जिसमें कृषि शामिल था, सेना शामिल था, उद्योग शामिल था, लेकिन शिक्षा शामिल नहीं थी। तो इसमें बच्चों हमसे बोल रखा है कि क्या शामिल नहीं था? तो इसमें शिक्षा शामिल नहीं थी। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आसियान मार्ग किसे कहते हैं? शुद्ध हिंदी में भी दे सकता है, वैसे तो इसे कहते हैं आसियान विजन, आसियान क्या शैली कहते हैं इसे, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसमें आसियान मार्ग दे रखा है। इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसका मतलब आसियान सदस्यों के बीच बातचीत का एक रूप जो अनौपचारिक और सहकारी हो, उसे कहते हैं आसियान
मार्ग, या साधारण शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो आसियान शैली क्या है, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया है आसियान ने। इससे काफी यश कमाया है आसियान ने। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता में किन कारणों का योगदान है। यानी पाकिस्तान में भाई लोकतंत्र स्थिर होने के क्या कारण है, स्थिर ना होने के क्या कारण है, आखिर क्या रीजंस है जहां वहां लोकतंत्र नहीं स्थापित हो पाता। कभी सैनिक शासन आता है, कभी लोकतंत्र आ जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका मुख्य देखो कारण क्या है। तो जैसे यहाँ क्या है, जमींदारों और अभिजात वर्ग का हमेशा प्रभुत्व रहता है, सेना का प्रभुत्व रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सभी कारण आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी एशियाई देश अतीत में एक हिंदू राष्ट्र था। मैंने दक्षिणी एशिया, ठीक है ना, दक्षिणी एशिया कहा जाता है। जैसे तो इधर में आप देखा होगा, इधर आपका नेपाल है, ठीक है, इधर बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है, ठीक है, इधर मालदीव है, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर म्यांमार, ठीक है। तो इनमें से कौन सा देश है जो हिंदू राष्ट्र रहा है अतीत में, तो कौन सा रहा है बच्चों, नेपाल रहा है। तो इस चीज को याद रखिएगा, नेपाल अतीत से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं थी। नेपाल में क्या हुआ था, लगभग 2002 के करीबन क्या हुआ था, त्रिकोणीय संघर्ष चला था। और त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच चला था, जो इसमें राजा की सेना थी, ठीक है, यहाँ एक राजा की सेना थी, इधर एक माओवादी थे, माओवादी, ठीक है, इधर माओवादी भी शामिल थे, डेमोक्रेटिक पार्टी भी वहां थी, ठीक है ना, और राजतंत्रीयवादी ताकतें भी थी, लेकिन गोरखा लोग इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से किसका नेतृत्व महासचिव करता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के आप सभी को पता है 6 अंग होते हैं, तो 6 अंगों में से किसका जो नेतृत्व होता है वो महासचिव करता है, तो वो करता है सचिवालय का। सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है बच्चों, महासचिव होता है, ठीक है। वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है ना। महासचिव यानी यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। यूएनओ के पहले महासचिव थे ट्राइगवली, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता है। तो सर्वोच्च अधिकारी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है, तो बच्चों वो कहलाता है सचिवालय का महासचिव। जो महासचिव होता है वो क्या कहलाता है, सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश है, ठीक है, इनका जो नियुक्ति होता है आखिर ये करता कौन है। तो याद रखिए बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हैग में है, ठीक है ना, हैग में है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यूएनओ के जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्ष का होता है, ठीक है, 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामान्य सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। जो सामान्य सभा कह सकते हो, जिसे हम आम सभा भी कहते हैं, तो आम सभा की संख्या कितनी है बच्चों, तो 193 है, ठीक है, 193 है, ठीक है। पहले इसकी सदस्य संख्या 192 थी, अब एक और देश बढ़ चुका है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। जो देश है दक्षिणी सूडान, ये देश इसमें बढ़ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित स्थायी सदस्यों में से किसने सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किया। जो वीटो शक्ति है वो किसके पास है। आप सभी को पता होगा कि जो वीटो पावर है ये लगभग 5 देशों के पास है, ठीक है। यूएसए के पास है, दूसरा यूके यानी ब्रिटेन के पास है, तीसरा यूएसएसआर के पास है, चौथा चीन के पास है
और पांचवा आपका फ्रांस के पास है। तो ये 5 देश है जिनके पास क्या है बच्चों, वीटो पावर है। और वीटो पावर का सबसे ज्यादा यूज किया है सोवियत संघ ने और सबसे कम यूज किया है चीन ने। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, द क्लब ऑफ रोम एक वैश्विक थिंक टैंक है। टैंक ने क्या किया था, 1972 में शीर्षक में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। यानी द क्लब ऑफ रोम ने एक 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उस पुस्तक का नाम क्या था तो बच्चों, उस पुस्तक का नाम था लिमिट टू ग्रोथ, विकास की सीमाएं। हिंदी में इसे विकास की सीमाएं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लिमिट टू ग्रोथ। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में सामान्य लेकिन विभेदिक जिम्मेदारियों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। मतलब विभेदिक बर्ताव का अर्थ क्या है, देखो जो हमारे पर्यावरण है, तो पर्यावरण में नुकसान पहुंचाने का ज्यादातर योगदान किसने किया है बच्चों, ये उत्तरी गोलार्ध के देशों ने किया है। जैसे सोवियत, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन देशों ने ज्यादातर पोल्यूशन फैलाया है। तो भारत ने यह तर्क दिया था कि भाई जिम्मेदारियां विभेदक यानी अलग अलग होना चाहिए जिम्मेदारियां, क्योंकि पोल्यूशन फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान उत्तरी गोलार्धों का है, उत्तरी गोलार्ध के देशों का है। तो इसको सही भी कौन करेगा, उत्तरी गोलार्ध के लोग करेंगे, देश करेंगे। ठीक है ना। और ये बात जो उठाई गई थी, ये किस सम्मेलन में उठाई गई थी बच्चों, तो ये उठाई गई थी पृथ्वी सम्मेलन में, ये बात उठाई गई थी। पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब था, 1992 में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ये आयोजित किया गया था। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में इसे आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं और इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उस संगठन का हमें इसके अंदर नाम बताना है जो गेट के स्थान पर अस्तित्व में आया था। गेट का पूरा नाम क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, बेसिकली जो गेट है, गेट की स्थापना आई थिंक 1945 में की गई थी, लेकिन इसके उत्तराधिकारी के तौर पर किसकी स्थापना की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी विश्व व्यापार संगठन की, WTO की। ठीक है, उत्तराधिकारी के तौर पर विश्व व्यापार संगठन को चुना गया था गेट के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि वैश्वीकरण किस सिद्धांत का अनुसरण करता है, तो बच्चों ये उदारवादी विचारधारा का अनुसरण करता है कि सभी लोग भाई कंपटीशन करो, सभी लोग प्रतिस्पर्धा करो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न हमारा कि वैश्वीकरण की लहर में पहली बार भारत ने 1990 के दशक में महसूस किया कि तात्कालिक वित्त मंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी। यानी लगभग 1990 में भारत के एक वित्त मंत्री थे जिन्होंने क्या किया था कि मतलब वित्त मंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी। ठीक है, और उस समय भारत यानी 1990 में बच्चों भारत के जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो VP नरसिम्हा राव थे। ठीक है, तो उस समय क्या नीति अपनाई गई थी बच्चों, उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। उस समय कौन थे हमारे वित्त मंत्री, मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषण जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि या आधी रात को दिया था, उसके भाषण का नाम क्या था, तो ये सेकंड बुक का आपने पढ़ा होगा। उनके भाषण को कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, या कहा जाता है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। आप भाग्य भी कह सकते हो या नियति के साथ प्रयास करना, इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं नियति के साथ प्रयास करना। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, जो मिला है भाई भविष्य है, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है ना। तो ये भाषण किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और याद रखिएगा ये भाषण किसके सामने दिया था, तो संविधान सभा के सामने दिया गया था। संविधान जो सभा है इनके सामने ये भाषण दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वह कौन सा राज्य था 2000 में अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, 2000 में नहीं बना था, तो वो कौन सा राज्य था, तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ 2000 में बना है, झारखंड भी 2000 में बना है, उत्तरांचल भी 2000 में बना है, लेकिन बिहार 2000 में नहीं बना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों
कि 1920 में कांग्रेस अधिवेशन के किस स्थान पर पार्टी ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो बनाया था वो भाषा बनाया था। यानी क्या था कि मतलब कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था 1920 में हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा, तो बच्चों था नागपुर अधिवेशन। 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन में इस बात पे लोग तैयार हुए थे कि भैया भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा कि 1952, 1957, 1962 से पहले 3 लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, सभी को पता है उसमें कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। तो उसमें जो सदस्य थे वो कौन थे, ठीक है ना, किसके नेतृत्व में आखिर 3 लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त रही थी कांग्रेस की। तो उस समय जो थे बच्चों इसका नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, यानी 1964 तक वो रहे थे और 1964 में क्या हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बने थे, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने 64 से लेकर 1966 तक पद संभाला था। फिर क्या हो गया था, 1966 में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनफ है इतना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में लगभग पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 99 कह लो या 100 कह लो साक्षरता है, तो वो कौन सा देश है बच्चों, वो है केरल। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस राज्य में लोग प्रस्तावित जो कोरियाई पोस्को संयंत्र का विरोध कर रहे थे। एक पोस्को प्लांट था, जो एक कोरियाई कंपनी थी जो एक पोस्को प्लांट उड़ीसा में स्थापित कर रही थी। ठीक है, और इसमें क्या था बच्चों, आसपास के लोगों को विस्थापित होने का खतरा था। ठीक है ना, तो ये कहां चलाया गया था, पोस्को प्लांट उड़ीसा में। तो उड़ीसा के लोगों ने क्या किया था, इस कंपनी के ही दफ्तर के बाहर क्या करने लग गए थे, विरोध करने लग गए थे। ठीक है, तो ये था पोस्को प्लांट, ठीक है, जो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ये कोरियाई कंपनी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों हमारा प्रश्न है कि जेसी कुमारप्पा ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण की योजना का समर्थन क्यों किया था, क्योंकि वह जमीनी स्तर के विकास के लिए था। क्या था बच्चों, जमीनी स्तर पर विकास करने की एक योजना थी, इसीलिए जेसी कुमारप्पा ने क्या किया था, औद्योगिकरण की योजना का क्या किया था, समर्थन किया था। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। तो बच्चों पहला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है ये बेलग्रेड में 1961 में क्या किया गया था बच्चों, आयोजित किया गया था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुआ था। सभी को पता है सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा क्या रहता है, विवाद रहता है। और लगभग 1956-57 के करीबन क्या हुआ था बच्चों कि जो विश्व बैंक ने क्या किया था, मध्यस्थता करके क्या किया था, सिंधु नदी जल विवाद का समाधान किया था। तो ये किस किस के बीच हुआ था बच्चों, तो ये हुआ था नेहरू जी और आयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अवामी लीग का नेतृत्व किसने किया था। बांग्लादेश की एक पार्टी थी जिसका नाम था अवामी लीग, और अवामी लीग के अंतर्गत ही क्या हुआ था, संपूर्ण पाकिस्तान में एक बार चुनाव कराए गए थे, और इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान आप लोग याद रखिएगा, कहाँ है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इस पार्टी के संस्थापक थे। 1971 में ही इस पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों खेमों यानी पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, पश्चिमी गठबंधन को कहा जाता है बच्चों नाटो, और पूर्वी गठबंधन को कहा जाता है वार्शा, में से किसी में भी शामिल क्यों नहीं हुआ था भारत। ना नाटो में शामिल हुआ, ना वार्शा में शामिल हुआ, तो भारत इन दोनों में क्यों नहीं शामिल हुआ। तो भाई भारत इन दोनों में इसलिए शामिल नहीं हुआ था क्योंकि भारत जो है वो दोनों गठबंधनों से क्या रखना चाहता था, समान दूरी बनाए रखना चाहता था। क्यों, क्योंकि भारत अभी अभी आजाद हुआ था। एक तो इतने साल लग गए भारत को आजादी पाने में, और भारत ने अभी अभी आजादी पाई थी, और भारत दोबारा इन गुटों का सदस्य बनकर
जो भारत अपनी जो स्वतंत्रता है, जो आजादी है, ये दोबारा खोना नहीं चाहता था। तो इसीलिए क्या किया था, भारत ने दोनों गठबंधनों से दूर रहना ही वाली समझा, मतलब अच्छा समझा, बेहतर समझा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटिया प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आई थी। आप सभी को पता है सिंडिकेट क्या थी, तो कांग्रेस के जो प्रभावशाली जो सदस्य थे उन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, और इंदिरा गांधी तो एक तरफ थी। और उस समय क्या हुआ था कि 1969 में जो थे तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, मृत्यु हो गई थी। तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ था कि दो गुटों में यहाँ पार्टी क्या हो गई थी बच्चों, बट गई थी। ठीक है ना, यहाँ इसी चुनाव की वजह से कांग्रेस पार्टी दो भागों में बटी थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, तो इसको ज्यादा विस्तार पूर्वक मैं यहाँ नहीं समझा सकता, वरना वीडियो लंबी हो सकती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता गैर कांग्रेसवाद की रणनीति के लिए जाना जाता है, या आपसे कह सकता है गैर कांग्रेसवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो राम मनोहर लोहिया को क्या कहा माना जाता है, गैर कांग्रेसवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने न्यायपालिका की शक्ति को पुनः स्थापित करने में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो वो संशोधन कौन सा था बच्चों, 43 अमेंडमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक शाह जांच आयोग के लिए शाह आयोग नियुक्त किया गया था। मतलब जैसे क्या हुआ था, जो एक शाह जांच आयोग बैठाया गया था। तो आखिर ये शाह जांच आयोग बनाया क्यों गया था, तो बच्चों इसका मुख्य कारण जो था वो आपातकाल के दौरान जो शक्तियों का, जो अधिकारों का दुरुपयोग किया है नेताओं ने और अधिकारियों ने, तो इस पर पता करना था। इसीलिए क्या किया गया था, शाह जांच आयोग बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न कि मंडल आयोग की स्थापना किस मुद्दे के लिए की गई थी। याद ना बच्चों, मंडल आयोग की जो स्थापना है वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में की गई थी, और इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ी जातियों को क्या देना था, 27% आरक्षण देना था। और इसमें केंद्र सरकार की नौकरियों में, जो केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं, उसमें आरक्षण देने की मांग की गई थी मंडल आयोग में। इसे मंडल मुद्दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1988 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में किसान विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। मतलब उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जगह था जहां सभी किसान मिलकर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो वो जगह थी बच्चों मेरठ। मेरठ में ये सारे सदस्य कर रहे थे। आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है, सूचना के अधिकार को किस वर्ष राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी, तो वो दी गई थी 2005 में। सूचना जिसे हम कहते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको 2005 में क्या की थी, राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1961 तक गोवा पर शासन किया था, तो वो दोस्त कौन सा था बच्चों, पुर्तगाल था। पुर्तगालियों ने क्या किया है, मतलब जिसे हम पोर्टुगीज भी कहते हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, गोवा पर शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो भारत के जो बच्चों वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है कि फैजाबाद जिला जज के आदेश ने विवादित राम मंदिर के द्वारा जो दरवाजा है वो कब खोला गया था। मतलब जो फैजाबाद जो न्यायालय था उन्होंने क्या कहा था, राम मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए कहा था। तो ये आदेश कब जारी किया गया था, तो ये जारी किया गया था 1986 में। ठीक है बच्चों, और हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो ये है कि 1989 से 2009 में अल्प अवधि में कितनी सरकारें बदली थी। मतलब लगा सकते 1989 से लेकर 2009 तक कितनी सरकारें आई और गई। तो ये आपके ऑप्शन है, ये मुझे आपको कमेंट में आप लोगों को बताना है। तो बच्चों ये था 50 क्वेश्चन MCQs के, एक सैंपल पेपर था। इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।